नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी पीसीएस ज्ञान में। मैं डॉक्टर हिमांशु। दोस्तों, ये 10 पीवाईक्यूज पर डे सीरीज का एक पार्ट है जिसमें हमने ऑलरेडी 2024 के और 2023 के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं और ये अब हमारा अगला पार्ट रहेगा जिसमें हम स्टार्ट करेंगे 2022 के सारे क्वेश्चंस। तो चलते हैं क्वेश्चन हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है जो वो क्या बोल रहा है कि इफ़ रेन फॉरेस्ट आर द एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ देन श्योरली वेट लैंड्स फंक्शन एज इट्स किडनी। तो ये पूछ रहा है कि जब अगर रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो लंग है, अर्थ के लंग के जैसे हम कंसीडर करते हैं, तो वेट लैंड को किडनी के जैसे। तो बताओ कैसे। तो ये देखिए, एक्वाटिक प्लांट एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स एंड द एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। ये हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में ये जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या बोले, वाटर साइकिल इन द वेटलैंड। सबसे बड़ा जो किसी भी जो वेटलैंड का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है या तो फंक्शन होता है, वो क्या करता है ना कि वेटलैंड जो रहता है वो जो जितने भी मेटल्स रहते हैं उनको ट्रैप करता है और ट्रैप करने के बाद उसको फिल्टर करता है वाटर को। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एज ए किडनी ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है कि वाई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एज ए लंग ऑफ अर्थ बिकॉज दे कैप्चर करते हैं सारे कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज क्या करते हैं ऑक्सीजन इन द इन्वायरमेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है, हाई रेनफॉल होता है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ट्रॉपिक्स पे है तो ट्रॉपिक ऑफ इंसुलेशन जितना ज़्यादा होता है तो इंसुलेशन की वजह से हाई रेनफॉल होता है। वार्म टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है यहाँ पे। और उसके बाद हाई बायोडाइवर्सिटी भी होता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल की वजह से। पर यहाँ का सॉइल जो होता है पुअर। इससे रिलेटेड पीवाईक्यू हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन की व्हाई द रेन फॉरेस्ट सॉइल्स आर पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, हमने ऑलरेडी एक पीवाईक्यू ऊपर किया हुआ है, जाके देख सकते हैं। वेटलैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। वेटलैंड क्या है, इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेटलैंड्स, स्पॉन्ज सोकिंग ऑफ द पोल्यूटेंट्स इन वाटर, उसके एज ट्रांजिशन प्लेस के जैसे भी काम करते हैं बिटवीन लैंड एंड वाटरवेज। हाउ दे आर कंसिडर्ड एज किडनी। तो यहाँ पे बोलता है एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं ना अपटेक लार्ज अमाउंट ऑफ द मेटल फ्रॉम द एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करते हैं इसीलिए। नेक्स्ट इसके बारे में आपको और क्या क्या रिवाइज कर लेना चाहिए। रामसर कन्वेंशन के बारे में जितने भी नंबर ऑफ साइट्स हैं जो रामसर इंडिया में वो कंसिडर कर लीजिए। फर्स्ट, लास्ट, सबसे लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट नंबर अब कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है ये याद कर लीजिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ लीजिए। प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज जो कि यहाँ पे पाया जाता है, ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो को एक प्लांट का नाम देके वो पूछा कि ये कौन से फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आपको इसका कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। ट्रॉपिकल पीटलैंड जो है सबसे बड़ा है, विच होल्ड्स अबाउट 3 years वर्थ ऑफ द ग्लोबल कार्बन इमिशन। पीटलैंड के अंदर सबसे ज़्यादा जो होता है कार्बन ट्रैप्ड रहता है from the fossil fuel and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which of the following denotes that region। ठीक है, ये अलग अलग जो बेसिन का नाम दिया है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो ट्रॉपिकल पीटलैंड है, अब ये आपको याद रखना चाहिए कि ट्रॉपिकल पीटलैंड, ट्रॉपिकल अमेजोन और कॉन्गो दोनों, ये दोनों काट देते हैं। अमेजोन और कॉन्गो जो है वो ट्रॉपिकल पे है। तो सबसे बड़ा पीटलैंड के पहले पढ़ लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, लोकेशन बेस्ड है। पीटलैंड के बारे में पूछ रहा है। पीटलैंड क्या होता है, टाइप ऑफ वेटलैंड ही होता है जहाँ पे वाटर लॉग्ड होता है, रिजल्ट ऑफ द नेट एक्यूमुलेशन ऑफ पीट की वजह से वहाँ पे वाटर का लॉगिंग होता है। प्रिवेंटिंग प्लांट मैटर फ्रॉम द फुल्ली तरी जो प्लांट मटेरियल्स होते हैं वो फुल्ली वहाँ पर डिकम्पोज नहीं होते हैं। स्टोरिंग मोर कार्बन देन एनी अदर वेजिटेशन टाइप, सबसे ज़्यादा जो कार्बन जो है ये स्टोर करके रखते हैं। इसीलिए बोल रहा है यहाँ पे कि ग्लोबल कार्बन जो होता है ये एंड ये इसीलिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि द पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस, अगर इस पीटलैंड का डिस्ट्रक्शन हुआ तो इसमें जितने कार्बन ट्रैप्ड है वो बाहर निकलेंगे, तो जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो है ये बात कर रहा है कॉन्गो बेसिन के बारे में। हम लोग कॉन्गो बेसिन पढ़ेंगे कि लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड कॉन्गो बेसिन में है। 6 कंट्रीज़ के अंदर जो है ये कॉन्गो बेसिन फैला हुआ है। डीआरसी कॉन्गो बेसिन, डीआरसी मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो 2 कंट्री, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गिनी एंड गैबोन, ये 6 कंट्री के अंदर ये फैला हुआ है। देखिए यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है कि कॉन्गो बेसिन के अंदर कौन कौन से कंट्री हैं, तो ये पीवाईक्यू है अपने आप में। ऑलरेडी आपको अमेजोन बेसिन और
किकोरी बेसिन, इसके बारे में भी पढ़ लेना चाहिए कि ये क्या होता है। देखिए पीटलैंड के बारे में थोड़ा और ज़्यादा पढ़ लेते हैं। पीटलैंड प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विसेज एंड सपोर्ट पीपल एंड कल्चर वर्ल्ड वाइड। द डिग्रेडेशन ऑफ पीटलैंड सच एज बाई ड्रेनेज कैन हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट। ठीक है, बेनिफिट ऑफ द पीटलैंड क्या होता है, प्रोवाइड द प्लेस फॉर द एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ठीक है, वहाँ पे जाके हम रिसर्च वगैरह करते हैं। सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी के अलग अलग, करेक्ट है। एब्जॉर्ब एटमॉस्फेयर कार्बन एज ए पीट, और बहुत सारे कार्बन को एब्जॉर्ब करके रखता है, करेक्ट है। स्टोर एंड फिल्टर वाटर, तो ऊपर जैसे लिखा था हमने कि पीटलैंड इज द पार्ट ऑफ द वेटलैंड का ही एक पार्ट है। तो वेटलैंड का फंक्शन क्या है, एज अ किडनी ऑफ द अर्थ। तो ये भी एक एज अ किडनी काम करे। इम्पैक्ट ऑफ द डिग्रेडेड पीटलैंड क्या होगा, रिलीज करेगा जैसे ही, देखिए उसमें सबसे ज़्यादा स्टोर क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही वो डिस्ट्रक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसे ही ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होगा। जैसे ही मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होगा इंक्रीज हो जाएगा क्या, ओशियन जो वो ओशियन का वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जो कोस्टल लैंड्स हैं या कोस्टल कंट्रीज हैं उनके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये पूरा एक चेन रिएक्शन के जैसे काम करेगा। रिड्यूस करेगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा बहुत सारे, करेक्ट है। रिड्यूस वाटर स्टोरेज एंड फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, करेक्ट है। रिड्यूस करेगा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ठीक है, जो इसका उल्टा लिख के यहाँ पे इन्होंने ऐसा कर दिया। नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 के बारे में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, स्पीसीज टाइप है क्वेश्चन का। देखिए गोल्डन मशीर, इंडियन नाइट जार, स्पूनबिल और वाइट आइबिस, इसके बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा बर्ड नहीं है। तो देखिए गोल्डन मशीर एक फिश है, लिव इन द फास्ट मूविंग जो वाटर होता है वहाँ पे। ऑल्सो क्या बोलते हैं, प्यूटिटर मशीर भी बोलते हैं, हिमालयन मशीर भी बोलते हैं। आयोसियन स्टेटर इंडेंजर्ड है। और उसके बाद नेटिव टू कहाँ, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट टाइम यूपीएससी ये दोनों चीज़ें रिपीट कर सकती है। ऑलरेडी मैं फिश के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है और हर साल लगभग स्पीसीज से रिलेटेड उसके कैरेक्टरिस्टिक, लोकेशन, इंडेमिक है कहाँ पाया जाता है, ये सब यूपीएससी पूछती रहती है। देखिए इंडियन नाइट जार जो है वो एक स्मॉल साइज ऑफ द बर्ड है, फाउंड कहाँ, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में। नॉकचर्नल होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक। स्पूनबिल बर्ड जो है, स्पूनबिल जो होता है ये भी बर्ड है एक वाटर बर्ड विद लॉन्ग डेड, मतलब ज़्यादा वाटर बॉडीज के ही आसपास पाया जाता है। वाइट आइबिस जो है ना वेटलैंड बर्ड होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन हम लोग सर्टेन स्पीसीज, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्टेन स्पीसीज वन ऑफ विच ऑर्गेनिज्म एज वेल नोन एज अ कल्टिवेटर ऑफ द फंगाई। ये क्या बोल रहा है, कुछ ऐसे स्पीसीज जो होते हैं ऑर्गेनिज्म में जो कि कल्टिवेटर ऑफ फंगस को कल्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे आंट है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये रैंडमली यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। आपको थोड़ी देर सोचना है और कई सारे लिंक्स बिठाने हैं अपने को कि कैसे सिम्बायोटिज्म में काम करता है, क्या कैसे, तो उसके हिसाब से आप सोच के करेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये इसमें क्या होता है ना, एंट एंड फंगस का जो होता है म्यूचुअलिज्म का ये एक टाइप है, जहाँ पे कि लीफ कटर नाम का एक आंट होता है, यूज लीव्स एज देयर फर्टिलाइजर टू ग्रो द क्रॉप, दैट इज फंगस। अब फंगस क्या करता है, एक्ट एज अ फूड सोर्स फॉर द एंट्स। तो इसीलिए यहाँ पे एक सिम्बायोटिक जो म्यूचुअलिज्म वो दिखता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच आर द फॉलोइंग इन नाइट्रोजन फिक्सिंग। देखिए ये अल्फा अमरनाथ, उसके बाद चिकन पी, क्लोवर, उसके बाद पल्साना कुल्फा, उसके बाद स्पिनैच, ये जो कुछ जो प्लांट्स का नाम दिया है, पूछ रहा है इसमें से कि कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग। देखिए नाइट्रोजन फिक्सन क्या होता है, देयर इज इन एग्जॉस्टिबल सप्लाई ऑफ द नाइट्रोजन, कितना 78% ऑफ जो इन्वायरमेंट क्या है, नाइट्रोजन है। एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, बट दे कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय द मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते हैं। दे नीड टू बी फिक्स्ड, देने उनको फिक्स करना पड़ता है। कन्वर्टेड किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, अमोनिया, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में करना पड़ता है। फिक्सिंग कैसे कैसे करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह ये सब। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जैसे हम लोग फर्टिलाइजर वगैरह बनाते हैं नाइट्रोजन से वो। एटमॉस्फेरिक फिनोमेना जैसे लाइटनिंग और थंडर, ये तीनों प्रोसेस जो होते हैं वो अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं इसको। कुछ हम लोग देख लेते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्सिंग करते हैं, जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एरोबिक एजोबैक्टर हो, बेंजेमकिया जो होते हैं, क्लोस्ट्रोडियम है, रोडोस्पिरुलम है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग में जैसे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं,
जितने भी कि पॉड फार्मिंग जो प्लांट्स होते हैं वो, जैसे एग्जांपल में देखें राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक एनाबेना और स्पिरुलिना जो है ये भी हेल्प करते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए अमरनाथ ने एक चौड़ाई जो होता है एक खाने की चीज़ें होती हैं उसे वो होता है, तो हम लोग दूसरा काटेंगे तो 1356 134 पे आ गए। और उसके बाद देखिए जो 6 है ना, ये फ्लावरिंग प्लांट होता है। आपको ये नॉर्मली पढ़ना पड़ेगा ऐसी चीज़ें, और आपको एक अंदाज़ा लगा के कॉलम पढ़ना। ऐसे में आपको एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले आप ढूंढिए कि सबसे अलग और सबसे डिफरेंट और सबसे ऑड कौन सा है, उसको एलिमिनेट करके आप एटलीस्ट 50-50 पहुँचेंगे। उसके बाद दोबारा सोचने के बाद आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडेंस के बारे में पूछ रहा। तो देखिए पॉल्यूशन से रिलेटेड है, वो क्या बोला है, द 24 आवर मीन ऑफ द PM 2.5 मतलब पर्टिकुलर मैटर 2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रॉन। जो एनुअल मीन ऑफ 50 PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 5 माइक्रॉन के बारे में। तो ये बोल रहा है कि ये दोनों जो है अमाउंट जो होता है वो बढ़ना नहीं चाहिए इतना। तो ठीक है, ये जो WHO का जो एयर क्वालिटी गाइडलाइन है उसके अंडर ये आता है। और नेक्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है कि इन द ईयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ द ओजोन पॉल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ द इंक्लीमेंट वेदर के टाइम, ये बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो होते हैं PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग। PM10 जो होता है पर्टिकुलर मैटर जो 10 होता है उसका साइज काफ़ी बड़ा रहेगा, और उसके बाद जितना बड़ा साइज रहेगा तो वो बोला लंग एंड बैरियर इंटर द ब्लड स्ट्रीम। पॉसिबल नहीं है, ब्लड स्ट्रीम इतना पतला है उसके अंदर इतना बड़ा कैसे इंटर करके लंग्स में से फिर जा सकता है। तो ये तीसरा काटेंगे हम लोग, तीसरा काटेंगे तो 1-4 और 1-2 में, तो 1 तो 100% सही है, 1 तो 100% सही है। 2 और 4 में देख रहे एक्सेसिव ओजन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा, ये देखिए करेक्ट है। जैसे देखते हैं कि अब जहाँ पे फॉग वगैरह रहता है वहाँ पे हमेशा ऐसा होता है कि सफोकेशन फीलिंग आती है, तो 1 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर है। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन जो वही सेम स्टेटमेंट लिखा है कि गाइडलाइन के हिसाब से PM 2.5 जो होता है उसका जो 5 माइक्रोग्राम से वो पर क्यूबिक मीटर से वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए। दूसरे में क्या बोलता है, ओजोन एट द ग्राउंड लेवल इज वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग इज फाउंड बाय रिएक्शन विद द सनलाइट of pollutants such as nitrogen oxide from the vehicle and industry emission and volatile जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं VOCs होते हैं उससे इमिटेड बाय व्हीकल सॉल्वेंट एंड इंडस्ट्री एज ए रिजल्ट ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पॉल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सनी वेदर। तो यहाँ पे इन्होंने जो बोला है कि इनसे इंक्लीमेंट वेदर, यही गलत है उसका। और उसके बाद नेक्स्ट जो होता है ये क्या होता है, वाइट जो पार्टिकल्स विद अ डायमीटर ऑफ 10 माइक्रोन और लेस can penetrate the large deep inside the lung. The even more health damaging particles are these with a diameter of 2.5 micron or less can penetrate the lung barrier and enter the blood stream. तो ये वाला जो स्टेटमेंट हो गया ये गलत है। नेक्स्ट जो आता है ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है ये बोला एक्सेसिव जो है excessive ozone in the air can have the market effect on the human health. It can causes breathing problem, trigger अस्थमा वगैरह, वही जो ऊपर है जो इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट जो था, विच आर द फॉलोइंग इज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, इसमें यह बोला सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो वो उसके अंडर कर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है वो सेक्शन 3 ऑफ जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में है ये। इसका काम क्या है, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ द ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इन द कंट्री। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टू इम्प्लीमेंट डिसीजन ऑफ द UN कॉन्फ्रेंस ऑफ द ह्यूमन इन्वायरमेंट 1972 को के ही जो प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये एक्ट लाया था। फुल कंट्रोल ऑफ किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फुल्ली कंट्रोल करता है। GEAC मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। अब देखिए क्वेश्चन पूछ लिया सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी किससे कौन से एक्ट्स के अंदर में है, या तो पूछ लिया कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के अंडर इसमें कौन सा है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के अंदर और कौन से हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। GEC मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है। नेशनल गंगा काउंसिल जो EPA के ही अंदर आता है, उसको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, ये याद रखिएगा। जो
इन्वायरमेंट इम्पैक्ट और असेसमेंट जो है ये भी इसके अंडर आता है। तो ऐसे जो लिंक करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है क्वेश्चन जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8th है, विथ रिफरेंस टू द इंडियन लॉ अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्या बोला, वाइल्ड एनिमल आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। आप ये बताइए, कई सारे वाइल्ड एनिमल हैं जिनको ह्यूमन ने पालतू बना के रखा है, कैप्टिविटी में रखा है, तो पॉसिबल है कि सोल उसका ही होगा, तो सोल जो है वो गवर्नमेंट का ही प्रॉपर्टी होगा? पॉसिबल नहीं है। काट देते हैं, अपन पहला काट देते हैं, तो ए और सी गया। अब 2 और 3 में से कोई एक करेक्ट है। When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for the equal protection whether it is found in protected या outside। ठीक है, ये तो सही लग रहा है कि अगर किसी भी वाइल्ड एनिमल को हमने प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट की, इसको बचाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो चाहे वो जंगल में रहे चाहे बाहर रहे, उसके लिए प्रोटेक्शन का जो लेवल रहेगा सेम रहेगा। apprehension of protected wild animal become a danger to the human life is a sufficient ground for the capture और killing। अब ये बताइए, आप किसी के एप्रीहेंशन मतलब एक डर है उससे, आप किसी को डर के मार सकते हैं कि डर है कि ये फ्यूचर में मुझे मार सकता है? आप उससे दूर हट सकते हैं, आप उससे बचने की कोशिश कर सकते हैं, पर आप उसको मार नहीं सकते। तो थर्ड करके दूसरा आंसर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 के बारे में पढ़ लेते हैं, 1972 के बारे में पढ़ लेते हैं। एडमिनिस्टर्ड बाय कौन करता है, एडमिनिस्टर कौन करता है इसको? वाइल्ड लाइफ वार्डन एंड उसके स्टाफ जो होता है। स्टेट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट किया चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को स्टेट गवर्नमेंट करता है। ये क्या क्या प्रोवाइड करता है? स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड करता है। डिफाइन वाइल्ड लाइफ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को इस्टेब्लिश करता है, सेंचुरी नेशनल पार्क एक्सेट्रा को। रेगुलेशन फॉर द ट्रेड इन द वाइल्ड लाइफ करता है। इसको किससे रिलेटेड रहता है? साइट से रिलेटेड जो रहता है उसके बारे में पढ़ लीजिए। रेगुलेशन फॉर द हंटिंग ऑफ द एनिमल, यहीं पे जो बोला है ये इसी के बारे में है। थर्ड जो पॉइंट है यही है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ द जूज, जो जितने भी जू वगैरह रहते हैं उनके भी है। वर्मिन स्पीसीज क्या होता है? वही जो जिनको भी हंट किया जाता है स्पीसीज को विदाउट रिस्ट्रिक्शन, मतलब उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको हंट करना है। तो ऐसे समय समय पे गवर्नमेंट जो होता है डिक्लेयर करती रहती है कि ये वर्मिन स्पीसीज। आपको और क्या क्या रिवाइज करना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से शेड्यूल्स हैं इसके अंदर, जो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अभी रिसेंट में अमेंडमेंट हुआ है 2023 में, तो आपको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि क्या बोलते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब द पोलार कोड के बारे में। देखिए क्वेश्चन जो है लॉ एंड रूल से रिलेटेड है। तो ये क्या बोल रहा है? इट इज़ ए इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर द शिप ऑपरेशन इन द पोलार वेदर। करेक्ट है ये देखिए, जो पोलार कोड है अ रेजिम एडॉप्टेड बाय IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इसको 2014 में अडॉप्ट किया। इनका जो मेन जो पर्पज़ क्या है? शिप ऑपरेशन इन द पोलार एरिया, प्रिंसिपली रेगुलेटिंग टू आइस नेविगेशन। आइस में आप नेविगेट कैसे करेंगे, शिप का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कि पोलार कोड के बारे में लिमिटेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर द इमिशन रिडक्शन प्लेज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, वो क्या है? डेटाबेस क्रिएटेड बाय द कोलिशन ऑफ द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो डेटाबेस कंट्रीट करती है, किससे? ये क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एनालिसिस दैट ट्रैक क्या करता है? गवर्नमेंट के क्लाइमेट एक्शन और मेजर्स के बारे में। इट अगेंस्ट द ग्लोबली एग्रीड पेरिस एग्रीमेंट, जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको होल्ड कौन कौन कर रहा है, और उससे रिलेटेड कौन कौन से एक्ट्स वगैरह पास किया है किसी ने, प्रोविजंस क्या है, और उसको ट्रैक करता है कि कितना जो है कार्बन को क्लाइमेट एक्शन वगैरह जो मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है उसके बारे में, क्लाइमेट को हैंडल करने के लिए, तो उसको ट्रैक करता है, इसीलिए इसका नाम ही है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। कोलैबोरेशन ऑफ द टू ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट एनालिटिक्स और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूशन का। जो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर क्या कहता है? क्वांटिफाई एंड इवेलुएट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन टारगेट पॉलिसी एंड एक्शंस के बारे में। बाकी आज हमने ये 10 क्वेश्चन पूरे कर लिए। 4 से 5 या तो 5-6 क्वेश्चन बचे हुए हैं टोटल, और इसके 2022 के। उसके बाद हम लोग 2021 के क्वेश्चन करेंगे, और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैंने आज पूरे 2022 के क्वेश्चंस नहीं किए, और पिछले 2 दिन से कोई वीडियो भी अपलोड नहीं किया। पर आने वाले समय में हम लोग डेली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे, और 2021 के सारे क्वेश्चन को एक साथ में करके नेक्स्ट अब आने वाले 3-4 लेक्चर में पूरा जो इन्वायरमेंट ख़त्म करके
अब हम लोग दूसरे सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी या इकॉनमी वगैरह पे शिफ्ट हो जाएंगे। और इन्वायरमेंट का अभी एक जो इन्वायरमेंट का जो 2 पार्ट हो चुका है पीटी का, तीसरा पार्ट जो है जल्द ही कल या परसों में अपलोड करके पूरा इन्वायरमेंट ख़त्म कर देंगे। इसी के साथ आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया लेक्चर को पूरे तरीके अच्छे से देखें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।